हरे कृष्णा। देखिए, पार्टनरशिप में यूनिट 1 के बाद आती है यूनिट 2। बड़ी मजेदार यूनिट है। गुडविल का ट्रीटमेंट, गुडविल को निकालना और उसका ट्रीटमेंट करने वाले। पहले ये बताओ, गुडविल वगैरह आपने सुना है सभी ने? ये पहली बार सुन रहे हैं? अच्छा, एक होती है गुडविल, एक होती है बैडविल। बैडविल क्या होती है? जिसकी गुडविल नहीं, जिसकी बदनामी है वो बैडविल, जिसकी गुडविल है वो गुडविल। गुडविल किसकी होती है? जो अच्छे लोग होते हैं कि जो खराब लोग होते हैं? अच्छे लोग होते हैं। अच्छा, उससे क्या फायदा होता है गुडविल की वजह से? प्रॉफिट एक्स्ट्रा होता है। क्यों एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है? क्यों क्यों क्यों? उसकी रेपुटेशन होती है, इसलिए एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है। अच्छा, और कारण है? क्रेडिट जल्दी मिल जाता है। बैंक से लोन वगैरह का लेना चाहे तो जल्दी मिल जाता है, रेपुटेशन अच्छी होती है तो अच्छा व्यापार कर पाता है, इसलिए गुडविल अच्छी होती है। कहना चाह रहे हो ना? ठीक है, वेरी गुड, ओके। और इन्वेस्टर्स और ज्यादा मिल जाते हैं, ठीक है। कस्टमर अट्रैक्ट हो जाता है। अच्छा अच्छा, ये बताओ, गुडविल जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो पास्ट के लिए कैलकुलेट करते हैं कि फ्यूचर के लिए कैलकुलेट करते हैं? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो तो इस चैप्टर में सीखेंगे ही, ट्रीटमेंट क्या करते हैं वो भी सीखेंगे, बट एक छोटा सा क्वेश्चन, कि गुडविल पास्ट के लिए कैलकुलेट करते हैं कि फ्यूचर के लिए? गुडविल हमेशा जो कैलकुलेट होती है वो फ्यूचर के लिए होती है, पास्ट को देखते हुए। किसके लिए होती है? हाँ, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं रजनीगंधा। हम कानपुरिया लोग हैं अपन, एग्जाम्पल भी कानपुरिया टाइप होने चाहिए। हाँ, रजनीगंधा नाम सुना है आप सबने? मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया। क्या है रजनीगंधा? किससे आपके दिमाग में क्या आया? पान मसाला, जाहिर सी बात है। क्या लगता है रजनीगंधा की गुडविल है? यस और नो? अपने नहीं निकाला, नहीं जानते, नहीं खाते, लेकिन सुना है नाम, अंधी मारो गुडविल होगी। यस और नो? है। लोग नाम से खाते हैं, रजनीगंधा चाहिए, जो रजनीगंधा खाता है वो रजनीगंधा ही खाता है ना? महंगे शौक। अगर मान लीजिए सपोज करिए आप रजनीगंधा का ब्रांड खरीद रहे हैं। रजनीगंधा नहीं खरीद रहे हैं, रजनीगंधे का ब्रांड खरीद रहे हैं, बिजनेस खरीद रहे हैं पूरा। एक तो हो गया मार्केट में जाकर के आपने रजनीगंधा खरीद लिया, 10 20 40 70 रुपए जो भी आपने। और दूसरा कि आप बिजनेस खरीद रहे हो। आप बिजनेस खरीदोगे तो अगर मान लो मालिक बेच भी रहा है तो वो आपसे जो एसेट्स हैं, जो उसके पास फिजिकल एसेट्स हैं, लेस लाइबिलिटीज, उतने पैसे लेगा कि एक्स्ट्रा लेगा? एक्स्ट्रा लेगा। और कई बार तो टेंजिबल एसेट हो सकता है कम वैल्यू के हो, और वो इनटेंजिबल के यानी गुडविल के नाम से आपसे ज्यादा पैसे मांगे। हो सकता है जो डील हो आपकी और उसमें, वो डील हो कि से 50 करोड़ रुपए में वो आपको अपना व्यापार बेच रहा है, जिसमें हो सकता है कि टेंजिबल एसेट केवल 5 ही करोड़ का है, रिमेनिंग 45 करोड़ गुडविल का है। तो आप ये एक्स्ट्रा दे क्यों रहे हो? 50 करोड़ पे आप क्यों खरीद? आपके पास पैसा है, आप खरीदने के लिए तैयार होंगे, क्यों खरीदने के लिए तैयार हुए? क्या सोच के आप 50 करोड़ आज देने के लिए तैयार होंगे? क्योंकि साहब उससे आप ब्रांड खरीद के फिर आप भी रजनीगंधा बेचेंगे, कमाएंगे। खाने वाले को इतना नहीं पता होता कि ओनर कौन है। आप समझ रहे हैं ना? खाने वाला खाता है, पीछे मालिक कौन है उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, उसको वही स्वाद मिलता रहे, है ना? तो वो खाता रहेगा। अब लेट से आप 50 करोड़ देने जा ही रहे थे और उतनी देर में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया, डिसीजन आ गया कि पान मसाला बैन। आप 50 करोड़ बिल्कुल गिन के बैठे थे और वैसे ही आपने देखा, न्यूज लगी थी, वहां पे आता है ना ब्रेकिंग न्यूज, उसमें नीचे फ्लैश होके आ रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश भर में पान मसाले पे प्रतिबंध लगा दिया, बैन कर दिया, बंद कर दिया। अब खरीदोगे? क्यों? नाम तो नाम है रजनीगंधा, खरीद लो, चप्पल बेचना उससे। हाँ, रजनीगंधा चप्पल, कदमों में कुछ तो आया, दुनिया नहीं आई, चप्पल तो बेचोगे? नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप ब्रांड जो खरीद रहे थे, ब्रांड हमेशा नॉर्मली आमतौर पे एक प्रोडक्ट के साथ एसोसिएटेड होता है कि ब्रांड दिमाग में आया और तुरंत एक दिमाग में आपके रजनीगंधा हमने बोला तो आपके दिमाग में मसाला आ गया।
तो अगर वो ही चीज नहीं रहेगी तो काहे क्या ब्रांड, काहे की गुडविल। तो आप अगर ज्यादा पैसे दे रहे हो तो जाहिर सी बात है आप इस लालच में दे रहे हो कि इससे हम फ्यूचर में ज्यादा कमाएंगे, तो हम दे देते हैं, हम इतने रिकवर कर लेंगे, 2-4 साल 5 साल में रिकवर कर लेंगे, दे देते हैं। होता है ना आमतौर पे ब्रांड के साथ प्रोडक्ट एसोसिएटेड होता है। कुछ कुछ ब्रांड्स तो इतने हैवी हैं जिन्होंने प्रोडक्ट को ओवरकम कर लिया है। जैसे मार्केट में लोग जब पानी मांगते हैं तो आमतौर पर कहते हैं बिस्लेरी की बोतल दे देना, होता है ना, आपने देखा होगा। उनको बेसिकली ये नहीं होता 99% को कि बिस्लेरी ही देना, वो कहना ये चाह रहे होते हैं कि पानी दे दो। और कई जगह पे तो आप देखेंगे बहुत से डुप्लीकेट भी लोग बिकते हैं, बिल्सेरी, लोग उसी वैसी ही पैकिंग कर देंगे, पढ़े लिखे भी धोखा खा जाएंगे, है ना। या कोई भी पकड़ा तो पी लेता है इंसान, लेकिन उसने अपना नाम इतना बना लिया। आपको समझ नहीं आया? मैगी आप मांगते हैं, अब मैगी ब्रांड है कि प्रोडक्ट है? ब्रांड है, प्रोडक्ट है, मतलब प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्ट तो हुआ वो नूडल्स। अब इंसान अगर उसको yippी भी खानी तो कहता है वो yippी वाली सनफीस्ट वाली मैगी दे दो। आप समझ रहे हैं हम लोग कहां तक पहुंच गए, जबकि वो मैगी तो नेस्ले का ब्रांड है। तो ये उनकी गुडविल है साहब। गुडविल की वजह से जाहिर सी बात है वो लोगों से एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। कई शॉप्स ऐसी होती हैं कि मान लीजिए 2 शॉप है बगल बगल, एक बैठ के मक्खी मार रहा है, मच्छर मार रहा है, और दूसरा बैठ करके उसके यहाँ लाइन लगी हुई, होता है कि नहीं होता है? यस और नो? आप सुबह सुबह जाइए मोती झील चले जाइए, सामने ब्रेड मक्खन वाले लगाते हैं, एक वो पंडित का एक वो लगता है, उसके यहाँ लाइन लगा करके लोग खाते हैं, बाकी 2-3 और लगाते हुए वैसे खड़े रहते हैं। तो उसने अपनी गुडविल बना ली, है ना, क्वालिटी अच्छी दे के, कुछ भी करके, लोगों से अच्छे से व्यवहार से बात करके, किसी भी अच्छी तरीके से सर्विसेज अच्छी दे करके। गुडविल मार्केट में प्रोडक्ट अच्छा रेंडर कर रहे हैं, सर्विसेज अच्छी दे रहे हैं, गुडविल है, तो एक्स्ट्रा आप देख रहे हैं कि आपके पास लोग आ रहे हैं। दूसरा, रिपीटेशन आ रहा है, आपके पास ओल्ड कस्टमर लौट लौट के आ रहा है कि नहीं हम खाएंगे ब्रेड मक्खन तो इन्हीं के यहाँ खाएंगे, और कहीं का हमें पसंद ही नहीं। दिस इज गुडविल। अब सवाल आता है गुडविल 2 तरीके की होती है, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है और एक परचेज्ड गुडविल होती है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब खुद से बनाया, और परचेज जैसे भी आप रजनीगंधा का नाम खरीद रहे हैं तो आपकी वो परचेज गुडविल है। अगर हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो अकाउंटिंग में अकाउंट्स कहती है कि कोई भी गुडविल आप तब तक रिकॉर्ड नहीं कर सकते, कोई भी गुडविल तब तक रिकॉर्ड नहीं कर सकते बुक्स में जब तक वो ये तीनों कंडीशन पूरी ना कर दे। मोटी मोटी समझते हैं, बाकी तो जब आप बड़े हो जाएंगे तो और डिटेल में समझेंगे। वो कहती है साहब, एक कि उस इंटेंजिबल एसेट का कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कि हाँ वो एसेट है, भी समझते रहो क्योंकि अभी कमी समझ में आएगा। दूसरा वो कहती है कि सर वो तभी रिकॉर्ड कर सकते हैं जब उस इंटेंजिबल एसेट को आप रिकॉग्नाइज करें ओनली इफ अगर आपको लग रहा है उससे फ्यूचर प्रोबेबल इकोनॉमिक बेनिफिट्स होने वाले, भी मतलब समझाता हूं। और तीसरा, आप उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर कर पाए। हमने का मतलब क्या है, कह रहा कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप बड़े हो जाएंगे थोड़े से, तो आप बड़े होकर के ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे। बड़े मतलब अगले लेवल पे जब आप पहुंच जाओगे ना सीए के इंटरमीडिएट में, तो वहां पे एएस बहुत फोकस है, एएस पे पूरी अकाउंट जो है वो एएस पे बेस्ड है। बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट ने किया हुआ है करिकुलम, और उस पे आपको एएस पढ़ाया जाएगा। उस पे आपको एक एएस आएगा 26 एएस के अलग अलग नंबर है इंटेंजिबल एसेट के ऊपर, जिसमें ये लिखा है कि कोई भी इंटेंजिबल एसेट हम बुक्स में कब दिखा सकते हैं, कब नहीं दिखा सकते। तो इंटेंजिबल एसेट तब दिखा सकते हैं जब ये तीनों कंडीशन पूरी हो। एएस कहता है हम नहीं तो इंटेंजिबल एसेट को आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, यानी बैलेंस शीट में इंटेंजिबल एसेट हमारे लिए क्या है, गुडविल। और भी हो सकते हैं पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, है ना, बट हमारे लिए तो क्या है, गुडविल। तो सवाल ये आता है कि हम बैलेंस शीट में गुडविल दिखा सकते हैं कि नहीं। गुडविल हम तभी दिखा सकते हैं जब वो ये तीनों कंडीशन पूरी करती हो। मैं आपको हिंदी में समझा देता हूं क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा, ये समझ में आएगा जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे, आपको और भी चीजें समझानी पड़ेगी। पहली कंडीशन कि वो गुडविल एसेट की कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करती हो, या हाँ हम उसको एसेट बोल सकते हैं। दूसरी, उस गुडविल से आप अपने फ्यूचर में जो फायदे कमाने वाले हो, फ्यूचर प्रोबेबल इकोनॉमिक बेनिफिट्स का मतलब होता है उस गुडविल की वजह से फ्यूचर में जो बेनिफिट कमाने वाले हो वो पहले से पता हो, वो पहले से निकाल पाओ, जबकि वो निकालना बड़ा टफ होता है। और तीसरा, उस गुडविल में खर्चा कितना आया ये पता हो। तो जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती हैं, जो
सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, वो कभी ये कंडीशन पूरी कर ही नहीं पाती। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब है आपने अपना नाम बनाया अपना खून पसीना लगा के, आप कैसे पूरी करोगे कंडीशन? आप निकाल ही नहीं पाओगे फ्यूचर में बेनिफिट क्या मिलने वाले, आप यही नहीं निकाल पाओगे कॉस्ट क्या है उस गुडविल की। कह रहा वही एसेट, वही इंटेंजिबल एसेट आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो जिसकी कॉस्ट आप रिलायबली मेजर कर पाओ, कॉस्ट ही नहीं मेजर कर पाते। तो हम लोग करते क्या है ट्रीटमेंट में, हम लोग वो गुडविल जो सेल्फ जनरेटेड होती है कभी भी उसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, रेज नहीं करते, हम हमेशा उससे नेट का एडजस्टमेंट करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू रूट करते हैं। अभी समझाऊंगा क्या। और जो परचेज गुडविल है उसको आप दिखा सकते हैं बैलेंस शीट में, प्रोवाइडेड बाकी भी कंडीशंस पूरी हो रही हैं, उनमें फिर भी होने की संभावना रहती है। अब मेरे एक सवाल का जवाब दो, स्कूल में जो बच्चे कॉमर्स साइड के आए हैं, साइंस साइड वाले परेशान ना हो, बिल्कुल जीरो से ही समझाऊंगा। पहले एक बार कॉमर्स वालों को जरा टटोल लेता हूं। आपने गुडविल जब स्कूल में पढ़ी थी, एडमिशन रिटायरमेंट समय गुडविल निकालते थे, तो उस समय गुडविल रेस करते थे कि नेट से एंट्री सिखाई गई थी? क्या सिखाया गया था स्कूल में कि बिल्कुल भूल चुके हैं, कुछ भी याद नहीं है। मैं समझाता हूँ, दो में से एक एंट्री सिखाई गई, मैं एंट्री बोलता हूँ शायद आपको याद आ जाए कि एक नया पार्टनर जब एडमिट हुआ करता था तब एंट्री करते थे, मान लो ए बी पहले से पार्टनर है, सी नया पार्टनर आ रहा है, तो ये केस सिखाया गया था कि सब सी नया पार्टनर आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट, और फिर सी का जो शेयर है उसको मतलब सी का जो गुडविल का शेयर है उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दो, सी टू ए टू बी। ये सिखाया गया था कि दूसरा केस कि पहले आप बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कर दो, है ना, फिर उसके बाद गुडविल जो वो लेकर के आ रहा है उसको रेस कर लो, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी, या गुडविल टू ए टू बी फिर ए बी सी टू गुडविल, ऐसा कुछ सिखाया गया था। ऐसा ऐसा सिखाया गया था, पहला वाला सिखाया गया था। रेस करने वाला रेस नहीं था, हाँ ठीक है। देखिए अब हम लोग रेस करते ही नहीं है, रीजन मीइंग गुडविल रेज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि एएस की कंडीशन है कि आप रेस करने का मतलब होता है कि गुडविल डेबिट करना। गुडविल डेबिट मतलब आपने गुडविल को एसेट की तरह क्लासिफाई कर लिया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कंडीशन है कि सर नहीं कर सकते जब तक ये तीनों कंडीशन पूरी ना हो जाए। तो हम लोग गुडविल को कभी भी रेज नहीं करके, गुडविल के नाम से ना दिखा करके हम लोग पार्टनर के नेट से एंट्री करते हैं। सर करना ही क्यों पड़ता है गुडविल का, कुछ भी क्यों ही करना पड़ता है, थोड़ा सा समझा दो। मैं समझाता हूं, देखो मान लो सपोज करो, मान लो मैंने सोचा कि मैं एक बिजनेस करता हूं आपके साथ पार्टनरशिप में, मैं और आप मिल गए, सारे बच्चे नहीं, एक, हर बच्चा अपने आप को समझ लो मेरे साथ पार्टनर है, दो लोग केवल मिलकर के हम लोग ने एक नया व्यापार शुरू किया, बिल्कुल नया, खूब मेहनत करी, पैसा लगाया, खूब मेहनत करी दोनों ने, 5-10 साल लगे और बढ़िया अब उसका नाम बन गया, अच्छे प्रॉफिट्स आने लगे, लोग नाम से जानने लगे व्यापार को। और उतने में एक तीसरा बंदा आया, वो हमसे कह रहा है कि सर आप दोनों ने, लेट से हम लोग ने 10-10 लाख रुपए लगा के व्यापार शुरू किया था, तो कह रहे सर हमसे भी 10 लाख रुपए ले लो, हमको भी पार्टनर बना लो। हम लोगों ने 10 साल पहले व्यापार शुरू किया था 10-10 लाख रुपए लगा करके, वो कह रहा है सर आज हमको भी बना लो, हमसे भी 10 लाख रुपए ले लो, हम भी मेहनत करेंगे सर, जो भी प्रॉफिट हुआ करेंगे वो तीनों बांट लिया करेंगे सर, अभी दो बढ़ते थे अब तीनों में। ऐसे में बताओ हमको और आपको कोई ऑब्जेक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा। किस बात का ऑब्जेक्शन? हाँ, हमें और आपको इस बात का ऑब्जेक्शन होगा कि सर जब हमने व्यापार शुरू किया था तब पहले सालों में ना हम कमाया नहीं करते थे, बहुत कम कमाई होती थी, बहुत खून पसीना करके आज हम करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, जैसे हमारा 1 करोड़ का प्रॉफिट होता है तो वो आज होता है बिकॉज ऑफ हमारी गुडविल है। तो पहली बात तो या तो हम उसको एडमिट ही नहीं करेंगे कि नहीं नहीं हम अपने यहाँ किसी को नहीं, और अगर हम रखेंगे, हमें जरूरत होगी कोई किसी तरीके से, तो हम उसे कहेंगे 10 लाख रुपए तो तुम ला ही रहे हो, प्लस कुछ एक्स्ट्रा और दो, जो हम दोनों ने मिलकर के 10 साल मेहनत करी, तुम्हें वो मेहनत से बच जाओगे, तुम वो मेहनत से बच गए ना, तुम्हें तो आज से पका पकाया बढ़िया पैसा मिलने लग जाएगा, तो हम लोग कुछ और लेंगे। तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग उसके लिए अपनी फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं कि हमारी फर्म की आज की तारीख में गुडविल कितनी है। लेट्स से हम लोग इस नतीजे पहुंचे कि हमारी फर्म की गुडविल है 18 लाख रुपए, निकाला हमने मान लो किसी भी तरीके से, हम तो ऐसे बोल दिया भाई 18 लाख, और वो आ रहा है 1/3 शेयर के लिए, तो हम उससे कहते हैं 1/3 शेयर के लिए आ रहे हो तो 6 लाख रुपए तुम हम लोग को और दो गुडविल के नाम। 10 लाख जो कैपिटल ला रहे हो वो तो लाओ ही, 6 लाख रुपए तुम हमको और दो, किसके नाम के? 6 लाख समझे, 18 लाख का 1/3 से 18 लगाना कि कैलकुलेटर में यूज करना पड़े। तो ये जो 6 लाख लाएगा ये हम और आप आपस में बांट लेंगे, तीनों नहीं बांटेंगे, जो पहले से दो पार्टनर थे हम और आप बांट लेंगे 3-3 लाख रुपए या जो भी रेशियो में डिसाइड हुआ, सेक्रीफाइसिंग रेशियो मारते, मान लो 1:1 का है, 3 लाख हम लोग बांट लेंगे, ताकि ये 3 लाख हम लोगों ने वो बांटे जो हमने पीछे 10 साल मेहनत करी। इसलिए गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है, इसलिए नीड अराइज होती है, नहीं तो हम क्यों ही करें अपना।
या कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो जो रिटायर होके जा रहा है वो कह रहा है सर हमने भी इतने साल मेहनत करी, अब तो हम जा रहे हैं। जाते समय वो अपनी कैपिटल भी ले जा रहा है, सब कुछ लेके जा रहा है, लेकिन सर वो कह रहा है हमारी वजह से बचे हुए पार्टनर जो तुम लोग हो, तुम लोग आगे भी तो ज्यादा प्रॉफिट कमाया करोगे, तो हमको भी तो कुछ शेयर दो गुडविल का जाते समय। इसलिए निकाला जाता है, या किसी की डेथ हो जाती है तो निकाला जाता है, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। लेट से हम और आप पहले पार्टनर थे और हमारे और आप में डिसाइड हुआ था कि देखो हम बड़े, हमारा 3 रहेगा, आपका 2 रहेगा, 3:2। कुछ टाइम तो चलता रहा, कुछ साल बाद आपने कहा नहीं नहीं अब तो हम दोनों बराबर मेहनत करते हैं, 5-10 साल बाद आप कह रहे हो सर अब बराबर 1:1 का रेशियो होना चाहिए। हमने चलो ठीक है 1:1 कर लेते हैं, बट अब जैसे ही हम 1:1 करेंगे हमारा प्रॉफिट शेयर कम हो जाएगा। गुडविल का वैल्यूएशन होगा साहब कि गुडविल कितनी बनती है, पहले उतना नेट एडजस्ट कर ले, उसके बाद 1:1 कर लेते, क्योंकि अब मेरे को प्रॉफिट्स कम मिला करेंगे, आपको थोड़े ज्यादा मिला करेंगे, तो अभी तक की गुडविल का कुछ तो काम करना पड़ेगा। तो या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो तब गुडविल का वैल्यूएशन होता है, तो हमें गुडविल का वैल्यूएशन तो करना पड़ेगा, बट हम उसकी एंट्रीज में गुडविल डेबिट नॉर्मली नहीं करेंगे, हम पार्टनर के अकाउंट के थ्रू रूट करेंगे। गुडविल हम तभी डेबिट करते हैं जब हमने वो खरीदा हो। अब इसमें मेन ये आता है कि गुडविल का वैल्यूएशन करें कैसे। देखिए कोई टेंजिबल चीज की वैल्यू निकालना बड़ा आसान होता है, बट कोई इनटेंजिबल चीज की वैल्यू निकालना प्रैक्टिकल जीवन में बड़ा टफ होता है कि नहीं। मान लो आपको अपने आप की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालोगे? फर्क पड़ता है, मैं बताता हूं कैसे फर्क पड़ता है। आप अपने घर वालों की नजरों में बड़े, लाखों में एक है, करोड़ों में एक है, मम्मी पापा के लिए, घर वालों के लिए आप बड़े एक है, मतलब आप समझ रहे हैं, आपकी बड़ी अनमोल वैल्यू है, वैल्यू ही नहीं लगाई जा सकती। लेकिन पड़ोसी की नजर में तुम कूड़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता? आप समझ रहे हैं बात को? वही चीज किसी के लिए बड़ी जरूरी हो सकती है और किसी दूसरे के लिए हो सकता है बेकार हो सकता है। आपके पास जो 3 इडियट्स में नहीं, वो करीना कपूर घड़ी पुरानी पहनती है, 3 इडियट्स देखी है तुम लोगों ने? हाँ, उसमें वो नहीं पूरे ऊपर से नीचे तक सब कुछ नया पहने रहती है, घड़ी पुरानी पहनती है, तो आमिर खान कहता है ये तुम्हारी मम्मी ने दी होगी, कहती तुमको कैसे पता? देखना वो मूवी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो वो जो पुरानी पहन रही है उसकी मॉनेटरी वैल्यू तो 0 के बराबर है, बट करीना की नजरों में, और मम्मी आज है नहीं उसकी, उसकी मम्मी की समय की घड़ी है वो, उसके लिए उसकी वैल्यू वो 1 लाख 2 लाख 10 लाख से ज्यादा हो सकती है। तो हर एक चीज की वैल्यूएशन लगाना बड़ा टफ है साहब, क्योंकि कोई चीज किसी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, किसी दूसरे के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, दोनों अलग है। उसमें भी टेंजिबल का फिर भी चलो एक बार इंसान लगा लेता है कि ठीक है यार इतना ही मिलने वाला है, ये बिल्डिंग बेचेंगे तो इतना मिलेगा, एक आम तौर पे उसकी वैल्यू, बट इनटेंजिबल की वैल्यू लगाना टफ टास्क है थोड़ा। आपके लिए टफ नहीं, आप टेंशन ना लीजिए, आपको तो एग्जाम में डेटा दिया होगा, हम मेथड्स पढ़ा देंगे, आप वो मेथड फिट करेंगे, गुडविल आ जाएगी, बल्ले बल्ले। प्रैक्टिकल जीवन में निकालना थोड़ा सा मुश्किल टास्क है, ठीक है। तो ये चैप्टर बेसिकली हमको गुडविल के बारे में सारी चीजें समझाने वाला है और क्या क्या मेथड्स पढ़ाने वाला है। पहले तो यहां से आते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमारा यूनिट का नाम है। क्यों जरूरत पड़ती है सर गुडविल निकालने की, नेसेसिटी फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा तो गुडविल निकालनी पड़ेगी, एडमिशन होगा किसी पार्टनर का तो, रिटायरमेंट या डेथ होती है तो, और अगर बिजनेस डिसॉल्व हो जाता है या बिजनेस बेच रहे हो किसी को तो भी आप अपनी गुडविल का पैसा लोगे उस बंदे से, तो गुडविल निकालनी पड़ेगी। और गुडविल निकालने के आपको कुछ तरीके बता रहा है, कह रहा है एवरेज प्रॉफिट बेसिस पे निकाल सकते हैं, सुपर प्रॉफिट बेसिस पे निकाल सकते हैं, कैपिटलाइजेशन बेसिस पे, एन्युटी बेसिस पे। मैं सब आपको समझाऊंगा एक एक करके कि इन सबका मतलब क्या है, सारी चीजें आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको पहले मेथड पे लेके चलता हूं, ये सब आप ऊपर पढ़िएगा भी, आपको अच्छा लगेगा। आइए, मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड्स फॉर गुडविल वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इजी होता है ये गुडविल निकालना, और साइंस साइड वाले भी आराम से समझे, समझ में आएगा बिल्कुल आराम से, बेसिक से जीरो से ही समझा रहा हूं। एक कह रहे हैं सर एवरेज प्रॉफिट बेसिस होता है जिसमें सिंपल एवरेज एंड वेटेड होता है, एक सुपर प्रॉफिट होता है जिसके अंदर भी बहुत सारी बातें बोल रहे अभी देखेंगे, एक कैपिटलाइजेशन बेसिस होता है। मैं एक एक करके समझाऊंगा तब समझ में आएगा। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट बेसिस, इसमें हम करते क्या है सुनना। एवरेज प्रॉफिट में अगर हमें कोई गुडविल निकालने के लिए कहे, मैं यहां लिख दूं गुडविल एज पर, आपको भी लिखना हो तो आप भी लिख सकते हो, एवरेज प्रॉफिट बेसिस इज इक्वल टू, सर कैसे निकलती गुडविल एज पर एवरेज प्रॉफिट बेसिस, कैसे निकलती है? कुछ नहीं करना होता बेटा, बस एवरेज प्रॉफिट्स कर लेने होते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर लेना होता है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज।
गुडविल एज पर एवरेज प्रॉफिट बेसिस, आप लिख भी लीजिए फॉर्मूला, इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। आपने बताया कि गुडविल फ्यूचर के लिए निकाली जाती है, यही बताया, पास्ट को देख के कि फ्यूचर को देख के? देखते पास्ट को है, तो करते क्या है सुनिए, इसमें कुछ नहीं करते। इसमें हम पिछले 4 5 6 साल के, 3 साल के हम प्रॉफिट्स उठा लेते हैं, उनका एवरेज कर लेते हैं। 3 साल, 4 साल, 5 साल, क्वेश्चन हमको बताएगा, मान लो लेट्स से उसने हमको 5 साल के प्रॉफिट दे दिए कि सर ऐसे ऐसे पिछले लास्ट 5 साल में हमने प्रॉफिट थे 1 लाख, 1,10,000, या 3 साल कर लेते हैं, लिखने आसान होगा, और एक था सर 90,000, ये तीन उसने हमें प्रॉफिट दे दिए। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम तीनों को जोड़ेंगे, डिवाइड बाई 3 करेंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। जरा करो डिवाइड बाई 3, 1 लाख का हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज वो बता देगा, मान लो 2 साल बताता है तो इंटू 2 करेंगे तो हमारी जो गुडविल आएगी वो आ जाएगी कितनी, 2 लाख। क्या करना है सर, एक तो एवरेज प्रॉफिट निकालना है, इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज करना है। एवरेज प्रॉफिट निकालने में कोई बहुत बड़ी चीज होती नहीं है, पिछले सालों के प्रॉफिट्स दिए होंगे उनका एवरेज कर लेंगे। हाँ, बस एक चीज और दिमाग में ये रखनी पड़ती है कि या तो सिंपल एवरेज निकलेगा या तो वेटेड एवरेज निकलेगा। सर मतलब सिंपल एवरेज का मतलब जैसे अभी आपने यहां पे देखा, तीनों को जोड़ के डिवाइड बाई 3 कर दिया, ये होता है सिंपल एवरेज। सर वेटेड एवरेज क्या होता है, वेटेड एवरेज कब निकलता है पहले ये समझो। अगर मान लो जो प्रॉफिट्स हमको दिए हैं पिछले 3 4 5 साल के, अगर उन प्रॉफिट्स में हमें कोई ट्रेंड नजर आ रहा है, ट्रेंड, इंक्रीजिंग ट्रेंड या डिक्रीजिंग ट्रेंड, तो हम जो एवरेज निकालते हैं वो वेटेड एवरेज निकालते हैं। कहने का मतलब, मान लो वो हमको प्रॉफिट दे रहा है सर कि पिछले 5 सालों के हमारे प्रॉफिट ऐसे थे 1 लाख, 1,10,000, 1,12,000, 1,20,000, 1,50,000। अपने अपने मन से कोई भी फिगर लिए बिना किसी कैलकुलेशन के। अब हम इसमें ये देखें, क्या हम इसमें कोई ट्रेंड नजर आ रहा है? सर ट्रेंड से कहना क्या चाह रहे हैं? ट्रेंड से हम ये कहना चाह रहे हैं क्या हर बार बढ़ रहे हैं या हर बार गिर रहे हैं? बढ़ रहे हैं। सर 1 लाख से एक 10 हुआ, फिर एक 12 हुआ, एक 20 हुआ, एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है। अगर ऐसा में नजर आ रहा है तो हम जब एवरेज निकालेंगे तो वेटेड एवरेज निकालेंगे। सिंपल एवरेज तब तक नहीं निकालेंगे जब तक क्वेश्चन बोले नहीं। क्वेश्चन बोल रहा है कि सिंपल ही निकाल दो, तो फिर हम कहेंगे ठीक है सिंपल ही ले लो। लेकिन अगर हमें ट्रेंड नजर आ रहा है और हमें एवरेज निकालना है तो आमतौर पे हम प्रिफर करेंगे ऐसे केस में कि हम वेटेड एवरेज निकालें। सर वेटेड एवरेज में करते क्या है? कुछ नहीं, ये प्रॉफिट्स होते हैं, इनको वेट असाइन कर देते हैं। जो हमारा सबसे पुराना प्रॉफिट होता है उसको पहला वेट, फिर 2, फिर 3, ये 4, ये 5, मतलब जो करंट प्रॉफिट्स होते हैं उनको ज्यादा वेट देते हैं कि करंट प्रॉफिट होने की ज्यादा संभावना है, इसलिए उनकी वेटेज ज्यादा रखते हैं, है ना। तो इस तरीके से वेट कर देते हैं, फिर उसके बाद कुछ नहीं करते, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ये आ जाएगा 1 लाख, मल्टीप्लाई करो 2,20,000। अब ये आप करके बताओ, कितना? 3 लाख। एक बार बाकी भी चेक कर लो, हमने ऐसे ही लिखे हैं, आप चेक कर लो मल्टीप्लाई करके, यही है। टोटल करिए जरा फटाक से, टोटल इस वाले कॉलम का, प्रोडक्ट का 18 लाख 86,000, और वेट का टोटल करो, ये वेट का 5 4 9 3 12 2 15। अब वेटेड 15 ही हुआ ना। अब वेटेड एवरेज कैसे निकलता है? वेटेड एवरेज के लिए हमें कुछ नहीं करना, 18,86,000 जो प्रोडक्ट है इसको वेट के टोटल से डिवाइड कर देना है, 15 से डिवाइड कर देना। 1,25,000, 750, 730, 760, 33, अच्छा 0.33 को इग्नोर कर देते, 125,733, ये ना, ठीक है। ये आया वेटेड एवरेज, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कर देंगे, तब हमारा आ जाएगा गुडविल। तो वेटेड एवरेज कब लगाते हैं? जब कोई इंक्रीजिंग ट्रेंड हो या जब कोई डिक्रीजिंग ट्रेंड हो। डिक्रीजिंग मतलब ऐसे दिया होता 1.5 लाख, फिर 1,20,000, फिर 1,12, फिर 1,10, फिर 1। कब ट्रेंड होगा कब नहीं होगा? एक और एग्जाम्पल बताओ, इसमें ट्रेंड दिख रहा है कि नहीं? एक और एग्जाम्पल, जैसे 1 लाख, 1,20,000, 1,10,000 और 1,50,000।
40,000। कोई ट्रेंड है, यस और नो? कोई ट्रेंड नहीं है। आप देख सकते हैं पहले बढ़ा फिर कम भी हो गया, तो ट्रेंड नहीं है, सिंपल एवरेज लगाना है। तो ट्रेंड तब होगा ये बढ़ता 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 जाए, और या फिर गिरता 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 जाए, तो ट्रेंड होता है। ऐसे केस में हम वेटेड एवरेज लगाते हैं। तो गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट में, एवरेज प्रॉफिट वो सिंपल या वेटेड वो तो सर निकाल लेंगे, और ये इंटू करते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। स्कूल में करते थे क्या नंबर ऑफ ईयर परचेज? कितने बच्चे स्कूल में करते थे नंबर ऑफ ईयर परचेज? आई थिंक जितने कॉमर्स के साइड के रहे हैं सभी ने किया है। कोई बच्चा बताना चाहेगा ये होता क्या था? ये दिया तो होता था हम लोगों को क्वेश्चन में, और यहाँ पे भी दिया ही होगा, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, और उससे बस मल्टीप्लाई करते थे, और अभी भी आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ ये होती क्या चीज है। कोई बच्चा अगर कोई भी ट्राई करना चाहे, हाँ करना चाहे, कोई बताना चाह रहा है? नंबर ऑफ ईयर पर मल्टीप्लाई करते थे, कभी ना आपने जानने की कोशिश करी ना स्कूल वालों ने बताने की कोशिश करी। हाँ हाँ बताइए। वैलिडिटी होती थी गुडविल की, जैसे सिम कार्ड की वैलिडिटी है वैसे वैलिडिटी। ठीक है, ओके। और कुछ बोलना चाह रहे हैं? ठीक ठीक है, ओके। और कहीं और कोई? चलिए मैं समझाता हूं आपको। कोई बोलना चाह रहा है? कोई नहीं? देखिए, आज की तारीख में है क्या, लोगों के अंदर पेशेंस खत्म हो गया है कि नहीं? आपने नोटिस किया कि नहीं? आपके अंदर है पेशेंस? अब नहीं, बहुत कम हो गया। अब छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता है, ये चीज यहाँ की नहीं मिल रही, घर पे कुछ नहीं मिलता, मम्मी कहाँ रख देती है, सब होता है आपके साथ। सेम तरीके से व्यापारी है। पहले के लोग बिजनेस शुरू करते थे तो बहुत मेहनत करते थे। आप जितने आज की तारीख में बड़े बड़े बिजनेसमैन देखते हैं, ये हमेशा से बड़े रहे होंगे क्या? इन्होंने मेहनत करी होगी, इन्होंने नहीं करी होगी तो इनकी पहले वाली पीढ़ी ने करी होगी। साइकिल से भी काम किया होगा चल चल करके, तब आज बने हैं। आप समझ रहे हैं बात को? आज की तारीख में क्या है ना, कोई भी मतलब 100 में 90 95 लोग इतनी मेहनत करना, अब एसी में रहने वाले लोग कहां से मेहनत करी जाए? सिंपल सी बात है, धूप में कैसे निकल के आप बात करें? तो अब लोगों को चाहिए पकी पकाई खीर। पकी पकाई खीर का मतलब, मान लीजिए सपोज करिए, मान लीजिए आपने कहा कि आपने सोच रखा है, आपका सपना है कि आप सीए बनने के बाद एक मिठाई की दुकान खोलेंगे। सीए तो सिर्फ मम्मी पापा की इच्छा के लिए कर रहे हो, और आप बाकी आपका सपना है कि मिठाई की दुकान खोलेंगे, और आप सीए बन गए। और लेट्स से आप सीए बनने के बाद आपने बढ़िया अपने हिसाब से मिठाई की दुकान खोल ली, सीए मिठाई वाले नाम रख लिया उसका। अच्छा, जैसे सीए मिठाई वाले आपने नाम रख लिया, क्या पहले दिन से आपके यहाँ मिठाई के लिए लोगों की लाइन लगने लग जाएगी कि हम खाएंगे तो सीए की मिठाई? ऐसा तो है नहीं। टाइम लगेगा, थोड़ी मेहनत लगेगी, 2 साल 3 साल 4 साल, तब जाकर के अगर क्वालिटी अच्छी होगी, सब कुछ ठीक होगा, तो फिर लोग आपके यहाँ रिपीट होकर के आएंगे, एक से दूसरे को बताएंगे, दूसरे से तीसरे को कि उसका खा लो लड्डू तो डायबिटीज भी ठीक हो जाती है, इस तरीके जो भी करके बताएंगे। दूसरा तरीका है, आपने क्या किया, किसी की फ्रेंचाइजी ले ली। आपने हल्दीराम की फ्रेंचाइजी ले ली, मिठाई की दुकान आपको खोलनी थी, आपने बोर्ड लगाया हल्दीराम, मिठाई की दुकान खोल दी, डोसा वोसा भी बेचने लग गए। अब लोग आने लग जाएंगे ये सर में, जैसे ही लोगों को पता चलेगा यहाँ हल्दीराम खुला है, अरे आने लग जाएंगे। आपने किया क्या? आप अगर खुद का व्यापार करते तो जहां तक पहुंचने में आपको 2 साल 3 साल 4 साल लगते, आपने अपने जीवन के वो साल परचेज कर लिए। वैसे तो समय कोई खरीद नहीं सकता, लेकिन आपने गुडविल का पैसा पे करके उतने साल आप आगे निकल गए। दिस इज नंबर ऑफ ईयर परचेज। नाम पे ही जाओ ना, नंबर ऑफ ईयर परचेज। हम अपने जीवन के इतने साल खरीद ले रहे हैं। कैसे खरीद रहे हैं? पैसा देके हमने किसी का ब्रांड ले लिया। अब हम जो प्रॉफिट अगर अपने बैनर तले कमाते 5 साल बाद, वो आज से कमाना शुरू कर दिया दूसरे के बैनर पे। क्लियर? ये एक कॉन्सेप्ट होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज का। और बाकी जो आपने कहा वो भी ठीक है, एक ही बात है वैलिडिटी, कि हम आगे ये प्रॉफिट्स कब तक हमें लगता है हम कमाते रहेंगे, 2 साल 3 साल 4 साल, क्योंकि जो गुडविल होगी वो भी जीवन भर नहीं टिकने वाली, चेंज होगा, है ना? सब कुछ चेंज होता है, ये भी चेंज होगा। हो सकता है मार्केट में आप जो व्यापार करते हो उससे दूसरा कॉम्पिटिटर आ जाए, बढ़िया स्केल पे काम करने लग जाए, हो सकता है कि नहीं? जियो आने के पैसे पहले क्या वोडाफोन एयरटेल वगैरह ने सोचा था कि ऐसा भी होगा कि जियो आएगा, लोग ज्यादातर वहां शिफ्ट हो जाएंगे, हमें भी वो करना, बहुत सारी चीजें। तो
आपकी जो गुडविल है वो एक टाइम तक ही सीमित है। लोगों के टेस्ट चेंज होंगे, लोगों की सोच चेंज होगी, आपको या तो उस हिसाब से चेंज होना पड़ेगा, नहीं तो आप बर्बाद हो जाएंगे। जैसे एक समय पे, अभी मल्टीप्लेक्स का समय है, आप जब मूवीज देखने जाते हो तो आप मल्टीप्लेक्सेस में जाते हो, है ना, मॉल्स में जाते हो, बढ़िया सा आप देखते हो। पहले समय क्या ऐसा था? पहले तो सिंगल थिएटर का समय था। मंजूश्री टॉकीज, हीर पैलेस, सपना, रीगल, लाल पैलेस, बहुत सारी, कानपुर में बहुत सारी। फिर क्या हुआ, समय आया, पहले आई थिंक सबसे पहले रेव 3 बना ईयर 2000 में, लोगों का थोड़ा टेस्ट चेंज हुआ। उसके बाद जिसने अपने आप को रीडेवलप कर लिया, रिनोवेट कर लिया, वो सस्टेन कर गया। हीर पैलेस ने थोड़ा सा रिनोवेट उस समय भी किया था, अभी भी कर लिया, थोड़ा सस्टेन कर। जिन्होंने नहीं किया, अब वही उसी जगह पे मैरिज लॉन खोलने लग गए, सपना पैलेस और मैरिज लॉन या और कुछ करने लग गए, जो भी। कहां से चलेगा? लोगों का टेस्ट चेंज हो गया। आप अपनी जगह पे उतने ही है। देखिए, गुडविल मेंटेन करना बड़ी बड़ी बात है। देखिए, बात समझिए, लेट से आप इतना काम करते थे, आप आज भी इतना कर रहे हैं, आपने कम नहीं किया, तब भी आपका व्यापार कम हो सकता है। क्यों? मार्केट में दूसरा प्लेयर आ गया, उसने अच्छा काम करना शुरू किया, आपको अपनी रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी। यही हम कह रहे हैं। जैसे पढ़ाई अभी आप करते हैं, स्कूल में आप इतनी पढ़ाई करते थे, पास हो जाते थे। सारी चीजें तो हम घूम फिर के पढ़ाई पे ले आते हैं। स्कूल में इतनी पढ़ाई करते थे, पास हो जाते थे। आप कर अभी भी उतनी रहे हैं, लेकिन अब आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपने एक नेशनल लेवल कोर्स ज्वाइन कर लिया है, टफेस्ट कोर्स ज्वाइन कर लिया, तो आपको अपनी पढ़ाई की रफ्तार, नहीं तो इतना पढ़ के जहां 99 आ जाते थे स्कूल में, यहां 40 के वांदे हो जाते हैं। ऐसा कैसे हो गया? अब समझ रहे, वहां 99 आ जाते थे, 100 में 100 भी आ जाते हैं अकाउंट में, जहां 100 में 40 के वांदे आ जाते हैं। इससे पढ़ाई बढ़ानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सिलेबस बढ़ गया, कंपटीशन बढ़ गया। तो वही है बात नंबर ऑफ ईयर परचेज की। अब जरा निकाल के देखते हैं कैसे करने, पहले थोड़ा पढ़ भी लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट बेसिस, इन दिस केस एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट ईयर आर एडजस्टेड फॉर एनी एक्सपेक्टेड चेंज इन फ्यूचर। सर ये क्या बोल रहा है, ये भी थोड़ा समझा दो ना। इन दिस केस एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर आर एडजस्टेड फॉर एनी चेंज इन फ्यूचर। हम लोग करते क्या है, जैसे ये जो हमने आपको एवरेज प्रॉफिट बताया ना, हम ये कैसे निकालते हैं? पिछले साल के प्रॉफिट लेते हैं, उसका एवरेज कर देते हैं। अब लेट से पिछले साल के प्रॉफिट हमको उसने ये दिए 1 लाख, 1,10,000, 90,000, और साथ में उसने एक बात बता रखी है कि सर हमको ना, हमने ना अभी तक एक मैनेजर अपॉइंट कर रखा था, जिसको साल में 5,000 की हम सैलरी पे किया करते थे। एक मैनेजर अपॉइंट कर रखा था जिसको साल की 5,000 सैलरी हम पे किया करते थे। अब से सर उसकी जरूरत नहीं रहा करेगी फ्यूचर में, अब उसकी जरूरत नहीं है, उसको हटा दे रहे हैं, मशीन आ गई ऑटोमेटिक, उसकी जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि जैसे पिछले साल आपने कमाया था, जो भी 3 सालों में 1 लाख कमाया, मतलब एक पहले एक पकड़ते 1 लाख, अगर उस समय भी मैनेजर नहीं होता, तो मैनेजर था, 5,000 की सैलरी दी तो 1 लाख कमाया। अगर उस समय भी मैनेजर नहीं होता तो कितना कमाते? 1,05,000। हमें इन प्रॉफिट को पहले एडजस्ट करना पड़ता है फ्यूचर के हिसाब से, कि कितने प्रॉफिट फ्यूचर में होने वाले, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, एफएमपी। क्या मतलब? ये जो एवरेज प्रॉफिट है इसको हम एफएमपी बोलते हैं। एफएमपी मतलब होता है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। हम वो प्रॉफिट्स पकड़ते हैं जो फ्यूचर में मेंटेन होने वाले हैं। तो अगर पिछले साल का प्रॉफिट 1 लाख का था, बट उसमें मैनेजर था जिसकी सैलरी 5,000 की थी, जिसकी अब आगे जरूरत नहीं होगी, तो हम ये प्रॉफिट 1 लाख का ना पकड़ करके 95,000 पकड़ेंगे। ये प्रॉफिट 1,10,000 का ना पकड़ के 1,05,000 पकड़ेंगे, और ये प्रॉफिट 90,000 का ना पकड़ के 85,000 पकड़ेंगे। फिर उसका एवरेज करेंगे, जो ग्रीन पेन से लिखा है, जो करेक्टेड प्रॉफिट है, फ्यूचर मेंटेनेंस प्रॉफिट। सर हमेशा माइनस होगा? नहीं बेटा, उल्टा भी हो सकता है। उल्टा सर कैसे हो सकता है? उल्टा ऐसे हो सकता है कि मान लो क्वेश्चन कह रहा है कि पहले से मैनेजर नहीं था हमारे यहाँ, लेकिन अब हमारा व्यापार बढ़ रहा है, तो हमें एक मैनेजर रखना पड़ेगा जिसको हम 20,000 रुपए की सैलरी दिया करेंगे। अब हमारा व्यापार बढ़ रहा है, मैनेज हो नहीं पा रहा है, तो हमें एक मैनेजर रखना पड़ेगा जिसको 20,000 साल की, मान लो साल की 20,000 सैलरी देंगे। तो यानी अगर पहले कमाते थे 1 लाख बिना मैनेजर के, तो अब हम गुडविल फ्यूचर के, हमेशा याद रखना, गुडविल जब भी निकाली जाती है किसके लिए निकाली जाती है? फ्यूचर के लिए। जैसे रजनीगंधा का एग्जाम्पल दिया, 50 करोड़ देने जा रहे थे, तो 50 करोड़ या 45 करोड़ की उसकी गुडविल थी, फ्यूचर को देख के देने जा रहे थे। लेकिन जैसे ही पान मसाला बैन हुआ, वैसे ही तुरंत उसकी गुडविल जीरो हो गई। जीरो ही हो गई ना। पान मसाला कैसे बेचेंगे? चप्पल आपने मना ही कर दिया, बेचना नहीं है। तो गुडविल हमेशा फ्यूचर के लिए निकालते हैं, पास को देख के। तो पास के प्रॉफिट्स को हम एडजस्ट करते हैं एज पर फ्यूचर की, कितने प्रॉफिट फ्यूचर में मेंटेन होने वाले हैं। तो अगर वो कह रहा है कि सर अब 20,000 का मैनेजर की सैलरी देनी पड़ेगी, तो साहब 1 लाख में 20,000 माइनस करके 80,000,
सर सब जगह 20,000 माइनस होगा, हाँ हाँ। तो सारे खर्चे सभी जगह प्लस होंगे या सभी जगह माइनस होंगे? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो केवल एक ही जगह माइनस हो, एक ही जगह प्लस हो। जो भी क्वेश्चन हमें बताएगा, हम अपना दिमाग लगाएंगे कि ये प्रॉफिट, यही प्रॉफिट अगर भविष्य में होते तो कितने होते, तो या तो प्लस होगा या माइनस होगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है किसी एक ही से प्लस हो या एक ही से माइनस हो या सबसे भी हो सकता है। वो आपको जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वो मैं समझाऊंगा। तो कह रहे सर इन दिस केस हम एवरेज प्रॉफिट पास्ट ईयर के तो उठाते हैं, लेकिन उनको एडजस्ट करते हैं पहले सर, एक्सपेक्टेड चेंज इन फ्यूचर। सर अगर कोई एडजस्टमेंट दी ही नहीं है तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है, हम उसी को उठा लेंगे। द नंबर ऑफ ईयर आर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट एंड नेगोशिएशन। कितने नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना है वो आप डिसाइड कर लीजिए, आपस में बैठ के सारे पार्टनर डिसाइड कर लीजिए, 2 साल 3 साल 4 साल। हमको तो क्वेश्चन में दे देगा, हम वो काम कर लेंगे। अब सर एवरेज कैसे निकालना है? एवरेज के लिए आइदर या तो सिंपल एवरेज लेना या वेटेड एवरेज लेना। अगर क्लियर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड है तो वेटेड एवरेज लेना बेटर है, लेकिन अगर कोई ट्रेंड नहीं है तो सिंपल एवरेज लेना बेटर है। एक एग्जांपल देखते हैं, पिछले 5 सालों के प्रॉफिट दिए हैं। लेट अस सपोज प्रॉफिट्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर कितने? 30,000, 40, 50, 60, 70। पहले तो बताओ कोई ट्रेंड है, यस और नो? ट्रेंड है तो कौन सा निकालना सही रहेगा? वेटेड। वेटेड आपको निकालना आता ही है। इन दिस केस एक क्लियर इंक्रीजिंग ट्रेंड नोटिस किया जा रहा है, इसलिए एवरेज प्रॉफिट को आपको असाइन करना चाहिए अप्रोप्रिएट वेट एज शोन बिलो ईयर 1 2 3 4 5। 30,000 जो है उसको 1 वेट, 40,000 को 2 वेट, 50 60 70 3 4 5। और फिर तो आप निकाल लोगे ना वेटेड प्रॉफिट कैसे आएंगे? वेटेड प्रॉफिट ये आखिरी कॉलम कैसे आएगा? मल्टीप्लाई करके, फिर उसके बाद इसका टोटल डिवाइडेड बाई वेट का टोटल, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, यस और नो? ये आएंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अगर हमें गुडविल निकालनी है तो इसमें हमें एक चीज मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्या? नंबर ऑफ ईयर परचेज। लेट्स से क्वेश्चन कह रहा है अगर मान लो 3 साल की परचेज है, गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ प्रॉफिट। इन दिस केस गुडविल आ जाएगी ये 5667 जो भी था 56,667 इंटू 3 1,70,000। हाउएवर अगर कोई ट्रेंड विजिबल नहीं है तो फिर आपको सिंपल एवरेज निकालना पड़ेगा। एक एग्जांपल है 30,000, 25,000, 20,000, 30,000, 28,000। क्या कोई ट्रेंड है? 30,000 से 25,000 पहले कम हुआ, 25,000 से 20,000 और कम हुआ, बट उसके बाद बढ़ गया। या तो कम होता ही रहता तो ट्रेंड होता वेटेड एवरेज, या बढ़ता रहता तो ट्रेंड होता। तो कोई ट्रेंड है नहीं, सबको जोड़ो 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करो, सबको जोड़ के 5 से डिवाइड करके 26,600। और अगर यहां पे भी मान लो अगर 3 साल की परचेज है तो इंटू 3 करो, 79,800 आपकी गुडविल आ गई। क्लियर? इफ द गुडविल इज वैल्यूड बाय टेकिंग 3 इयर्स परचेज ऑफ प्रॉफिट, ये गलत छपा है, ये होगा देन इन दिस केस, ये स्पेसिंग गलत हुई है। देन इन दिस केस सही कर लेना अपनी बुक में, द 9th इस केस नहीं है। देन in this case if the goodwill is valued by taking 3 years of purchase of profit, then in this case value of goodwill becomes 79,800. weighted average profit is used when profit has increasing या decreasing trend. highest weight हम देते हैं हमेशा करंट ईयर को, ताकि क्यों? क्योंकि वो करंट ईयर वाला ज्यादा रियलिस्टिक व्यू बता रहा होता है फ्यूचर की प्रॉफिटेबिलिटी को लेके। एक एग्जांपल है, आपको अपने आप करना है, पढ़ाऊंगा मैं। पास प्रॉफिट पिछले 5 सालों के दिए हैं, पास प्रॉफिट ऑफ 5 इयर्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म 50 40 52 48 56। कोई ट्रेंड, यस और नो? नहीं। तो जल्दी से सिंपल एवरेज निकालिए, और आगे बोल रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर। तो पहले आप जल्दी 5 सालों के जो एवरेज प्रॉफिट है सबको जोड़ के डिवाइड बाई 5 करके इंटू 4 कर दो, सबको जोड़ के डिवाइड बाई 5 और इंटू 4, 1,96,800 आंसर आप चेक कर सकते हो। प्रेजेंटेशन के लिए आपको पढ़ना हो, टोटल प्रॉफिट फॉर 5 ईयर, पांचों को जोड़ दिया, एवरेज प्रॉफिट सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, तो एवरेज प्रॉफिट आ गई 49,200। वैल्यू ऑफ गुडविल बीइंग 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दैट इज 4 into 49,200, 196,800। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब दूसरा तरीका आता है सुपर प्रॉफिट बेसिस का। अब सर ये होता क्या है सुपर प्रॉफिट? एवरेज प्रॉफिट तो समझ में आ रहा है, ये सुपर प्रॉफिट क्या चीज होती है? इधर देखिएगा, सपोज करिए ये ए है, ये बी है, और एक और बना देते हैं आपके लिए, ये सी है। तीनों का एक ही तरीके का व्यापार है, कोई भी एक बिजनेस, बोलो कोई बिजनेस, चाट का ठेला,
छोटा लेके चलते हैं अपन, ठीक है, छोटे से बड़े बनेंगे, ठीक है। तीनों का चार्ट का ठेला, तीनों अलग अलग जगह लगा, तीनों का कोई आपस में लेना देना नहीं है, तीनों अलग अलग जगह लगाते हैं और तीनों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। लेट्स से कितनी इन्वेस्टमेंट मान लें, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखा है, कैपिटल जो लगा रखी है, सी फॉर कैपिटल, तीनों 1-1 लाख रुपए अपने व्यापार में लगा रखा है। चार्ट का ठेला है तीनों का, और तीनों जो प्रॉफिट्स कमाते हैं वो 10,000 कमाते हैं। ये भी 10,000 कमाता है, ये भी 10,000 कमाता है, और ये भी 10,000 कमाता है। तीनों जानते नहीं आपस में, अलग अलग जगह पे हैं, और तीनों की कैपिटल 1 लाख, तीनों के प्रॉफिट 10,000। हमको बस ये बता दो इन तीनों में किसकी गुडविल है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोल रहा, मैंने नहीं कह रहा कि आप निकालो, हम तो ये कह रहे किसकी गुडविल है और किसकी नहीं है। इन तीनों में, ए बी सी में, मन की आंखों से सोचो किसकी गुडविल है, ए की है कि बी की है कि सी की है, कि किसी की नहीं है। कैसे पता चल रहा है किसी की नहीं है? सब एक ही जैसा तो पैसा कमा रहे हैं। गुडविल होती तो बाकी लोगों से आप कुछ एक्स्ट्रा कमा रहे होते तभी तो गुडविल है। मान लो एक इंसान कह रहा है मेरी बहुत गुडविल है, लेकिन सुबह से शाम तक कोई ग्राहक आता ही नहीं, पूरे साल में सेल ही नहीं हो रही है, प्रॉफिट ही नहीं, कर बहुत गुडविल है, बहुत लोग मानते हैं मेरे को। कुछ लोग नहीं होते मार्केट में कि भैया हमने इज्जत बहुत कमाई, पैसा नहीं कमाया, उनकी नजरों में उनकी गुडविल है, उनका अपमान भी नहीं करना चाहिए, बट एक्चुअल में बुक में आएंगे तो गुडविल नहीं बनी ना। आप समझ रहे हैं गुडविल क्यों नहीं है? हाँ, अब देखो इन तीनों ने 1-1 लाख रुपए लगा रखे हैं, लेकिन ए का जो प्रॉफिट होता है वो होता है 50,000, बी कमाता है 10,000, सी कमाता है 10,000। तीनों का चार्ट का ठेला, तीनों उतनी ही गंदगी से बना रहे हैं, मतलब उतनी ही सफाई से बना रहे हैं, लेकिन ए कमा रहा है 50,000 और बी और सी 10-10,000। अब बोलो ए की गुडविल, कैसे पता चल रहा है ए की गुडविल है? प्रॉफिट ज्यादा है, यानी 10,000 तो कोई भी कमा लेता, तुमने 50,000 कमाया, कितना ज्यादा कमाया। यही होते हैं सुपर प्रॉफिट, इसी से पता चलता है गुडविल है कि नहीं। तो सुपर प्रॉफिट का मतलब ही यही होता है, नॉर्मल प्रॉफिट से जो तुमने ज्यादा कमाया। तो सुपर प्रॉफिट निकालते कैसे हैं? हम पिछले 4-5 सालों के जो भी प्रॉफिट्स होंगे पहले उनका एवरेज करेंगे, एवरेज प्रॉफिट, उन एवरेज प्रॉफिट में नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे ताकि हमको पता चल जाए सुपर प्रॉफिट कितना है। मान लो 4-5 साल के हमने जब एवरेज किया तो एवरेज प्रॉफिट आया 50,000, और फिर हमने उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दिया कि आम लोग कितना कमाते। भाई आप तो खास हैं, जिसकी गुडविल निकल रही वो खास बंदा है, लेकिन आम इंसान यही पैसा लगाता तो वो कमाता 10,000, तुमने कमाया 50, वो कमाता 10, तो तुम्हारा सुपर प्रॉफिट है 40,000। गुडविल निकालने के लिए 40,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, अगर मान लो 3 साल है तो 40,000 इंटू 3, 1,20,000। तो कैसे निकालने वाले एक बार लिख करके अगर समझाएं सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है। सुपर प्रॉफिट के लिए अगर मैं आपको कुछ स्टेप समझाने की कोशिश करूं, एक तो आप देखना, इधर देखना, एक तो आपको चाहिए सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला। पहले फॉर्मूला लिखता हूं, फिर आप नोट करना, जब मैं बोलूंगा तब नोट करना। सुपर प्रॉफिट के लिए कुछ नहीं करना होता सर, एवरेज प्रॉफिट या जिसको आप फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, उसमें से माइनस कर देते हैं सर हम नॉर्मल प्रॉफिट को। सर बेटा सर ये बताओ स्टेप वाइज भी अगर थोड़ा समझा दो, ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब उसी तरीके के व्यापार में एक आम इंसान कितना पैसा कमाता है, उसी तरीके के व्यापार में एक आम इंसान कितना पैसा कमाता है। सर ये कैसे निकलता है, अगर स्टेप वाइज बात करें, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कैपिटल कितनी लगा रखी, कैपिटल एम्प्लॉयड, व्यापार में कैपिटल कितनी लगा रखी है, ठीक है ना। दूसरे केस में हम कैलकुलेट करते हैं एक नॉर्मल रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एनआरआर। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब ये होता है कि एक आम इंसान इसी तरीके के व्यापार में कितना कमाता है। तो लेट्स से हमने कहा कि सर हमने कैपिटल लगा रखी है 1 लाख, एक नॉर्मल इंसान अगर पैसा लगाता है तो 10% कमा पाता है सर, जितना भी पैसा लगाता है उसका 10% नॉर्मल इंसान कमा पाता है। तो तीसरी स्टेप में नॉर्मल रिटर्न, नॉर्मल रिटर्न बोलो, नॉर्मल प्रॉफिट बोल लो, यानी नॉर्मल रिटर्न कितना हुआ, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर 10,000। चौथी स्टेप में हमने कह दिया सर आप अपने एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट बता दो, आप कितना कमाते हो। पता चला आप कमाते हो 50,000। हमने कहा क्या बात है शाबाश, तुम्हारी सुपर प्रॉफिट कितने, बताओ सुपर प्रॉफिट कितने हैं, 40,000। फिर गुडविल के लिए क्या करेंगे सर, गुडविल के लिए सर सुपर प्रॉफिट में मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज, वाईपी लिख दिया हमने, ठीक है।
तो सुपर प्रॉफिट जब भी निकालने तो एक चाहिए होगी कैपिटल एम्प्लॉयड, एक चाहिए होगा एनआरआर, एक चाहिए होगा नॉर्मल प्रॉफिट, एक चाहिए होगा एवरेज प्रॉफिट। जब इतना हो जाएगा तब हमारी सुपर प्रॉफिट आएंगे। और नॉर्मल प्रॉफिट तो हम निकाल ही लेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। पढ़ के देखते हैं। ये देखो इन्होंने भी लिखा है, यहां से देखना तो आप देख सकते हैं। इन दिस केस सुपर प्रॉफिट मेथड, गुडविल इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट भी बोल सकते हो, एवरेज प्रॉफिट भी बोल सकते हो, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट का मतलब एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट, जिसको हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बोल रहे हैं, वही है सेम कि कितने प्रॉफिट पिछले सालों के हैं जो आगे मेंटेन रहने वाले, उनका एवरेज जो है वही एक्चुअल प्रॉफिट है, यानी आपका एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है सर? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड। इधर आइएगा जरा। लेट अस सपोज टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड बाय अ पार्टनरशिप फर्म वाज 1 लाख। 1 लाख रुपए का व्यापार में पैसा लगा रखा है एंड इट्स एवरेज प्रॉफिट वाज 25,000। जो ये एक्चुअल कमाते हैं वो 25,000 कमाते हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 22% है। जो आम जनता कमाती है अगर 1 लाख रुपए लगा के तो वो 22% कमाती है, यानी कितना? 22,000। आप कमाते हो 25,000, कितना ज्यादा? 3,000। ये है सुपर प्रॉफिट, गुडविल नहीं आई, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। कह रहा है इन केस ऑफ सिमिलर फर्म जो वर्क करती है अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस तो 22% कमाती है। तो नॉर्मल प्रॉफिट जो आम जनता कमाती है 22,000, आपने कमाया 25,000, इसलिए पार्टनरशिप फर्म का 3,000 सुपर प्रॉफिट है। और अगर मान लो 5 साल नंबर ऑफ ईयर परचेज है तो गुडविल हो गई तुम्हारी 15,000 की। Goodwill is generally valued by multiplying amount of super profit by certain number of years, depending upon the expectation about the maintenance of such profit in future। जो आपको लगता है कि ये 3,000 हम अगले 5 साल तक और कमाते रहेंगे एक्स्ट्रा, जीवन भर एक्स्ट्रा नहीं कमाते रहोगे क्योंकि कोई और भी आ जाएगा, ठीक है ना? ओके सर, एक क्वेश्चन इस पे भी है क्या? देखें क्या है बेटा। ये ए फर्म ऑफ एबीसी, टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट है 4.5 लाख की, कैपिटल एम्प्लॉयड बता दिया। फर्म अर्नड नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर, पिछले 4 साल के प्रॉफिट है 70, 80, 121 लाख। पहले तो ये बताओ इसका एवरेज कौन सा करें, सिंपल की वेटेड? देख के बताओ, अंधी ना मारना, सिंपल करो, कोई ट्रेंड ही नहीं है ना, कहां से वेटेड कर दोगे? अगर क्वेश्चन बोलेगा आगे कि वेटेड कर दो तो वेटेड कर देंगे, नहीं तो सिंपल ही करना सही लग रहा है हमको। तो 70, 80, 120 बढ़े, लेकिन फिर अचानक से कम भी तो हो गए, तो कोई ट्रेंड नहीं है। चारों को जोड़ो, डिवाइड बाई 4 करो, कितना? 95,000, 92,500। ओके 92,500 ये आ गए तुम्हारे एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेंस प्रॉफिट या एवरेज मेंटेनेंस प्रॉफिट, कुछ भी बोल लो। 4.5 लाख तुमने लगाया है। आम इंसान कितना कमाता है सर? द रीजनेबल एक्सपेक्टेड रिटर्न इज 15%। आम इंसान सोचता है 15 कमा लेंगे, हैविंग रिगार्ड टू रिस्क इन्वॉल्व। मतलब रिस्क इन्वॉल्व मतलब जिस तरीके का व्यापार है उस तरीके के व्यापार में लोग 15% कमाते। तो लोग अगर लगाते 4.5 लाख तो लोग कमाते 4.5 लाख का 15%, यानी कमाते 67,500। ये है नॉर्मल रिटर्न या नॉर्मल प्रॉफिट तुम्हारा 67,500। बट हम तो खास है, हमने कमाया 92,500, तो हमारा सुपर प्रॉफिट हो गया कितना? 25,000। और इसको मल्टीप्लाई आप कर दीजिएगा, गुडविल वैल्यू 3 साल बोल रहा है, 3 साल से तो 75,000 आपकी गुडविल आ गई। क्वेश्चन खत्म हो गया। आंसर देख सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकाले, नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, सुपर प्रॉफिट निकाला, टोटल प्रॉफिट ये गुडविल आ गई आपकी 75। दूसरा आता है एन्यूटी मेथड। यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? सुपर प्रॉफिट में ही दूसरा तरीका बेसिकली ये एन्यूटी का समझा रहे हैं। और क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं मैं बताता हूं आपको। जैसे यहां पे हमारे इस क्वेश्चन में जो अभी भी किया, इसमें सुपर प्रॉफिट कितने आए थे? इसी क्वेश्चन में भी किया ना, सामने है आंसर है। सुपर प्रॉफिट कितना आया था? 25,000 हमारा सुपर प्रॉफिट आया था, इस वाले में बता रहे हो। और ये जो ऊपर वाला ये जो एग्जाम्पल है इसमें कितना आया था? 3,000। कोई भी एक पकड़ सकते हैं, 3,000 वाली रकम है, इससे जल्दी समझ में आएगा। मान लो हमने ये सोचा कि ये मेरे 3,000 सुपर प्रॉफिट है, यानी लोगों से हम 3,000 रुपए ज्यादा कमाते हैं और अगले हम 5 साल तक कमाते रहेंगे। तो आपने कहा गुडविल हो गई 15,000। 3,000 अगर ज्यादा कमाते हो, अगले 5 साल तक कमाते रहोगे लोगों से ज्यादा 3,000, तो आपकी गुडविल हो गई 15,000। 15,000 का बेनिफिट तो दिख ही रहा है ना। 3,000 इस बार ज्यादा कमाया, 3,000 अगली बार, 3,000 अगली बार, 5 साल तक ज्यादा कमाया, तो बेनिफिट कितना है? 15,000। बट साहब हम जहां पे रह रहे हैं यहां पे इन्फ्लेशन भी है, महंगाई का दौर है, परचेजिंग पावर मनी की कम हो जाती है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है। आई थिंक मैथ्स में
इस पे भी आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे होंगे, एन्यूटी निकाल रहे होंगे, ऐसा कुछ मैथ्स में है ना करिकुलम में? हमारे समय में तो था, आपके में हट गए? है। ओके। होता क्या है मतलब समझते हो इसका? मैं समझाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए सपोज करिए आज आपके पास 500 रुपए और आप 500 रुपए लेके मार्केट में गए सब्जी खरीदने। खरीदते हो सब्जी? मम्मी पापा लाते होंगे, मान लो तुम खरीदने गए, है ना, झोला लेके गए सब्जी खरीदने, और आज मान लेते 500 रुपए में तुम्हारा वो वाला झोला भर गया। अब लेट से आज से अगर तुम 10 साल बाद जाते हो सब्जी खरीदने और 500 रुपए लेके, वैसे ही 500 रुपए उतने ही मुस्कुराते हुए गांधी जी हैं उसमें, और वही झोला लेके, क्या लगता है 500 रुपए में झोला भर जाएगा? 2 झोले लगेंगे कि आधा हो जाएगा? हैं? कम भरेगा ना, आधा हो जाएगा। हो सकता है उस समय 500 रुपए में वो आपसे कहे कि मंडी घूमने आए हो, लो 500 रुपए लाओ। क्या पता क्या इन्फ्लेशन भाग रहा है। हो सकता है 500 रुपए में धनिया दे दे आपको, है ना, कि जाओ घर जाओ 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 बेटा जाओ। यानी गांधी जी वही हैं, नोट वही है, उसी गड्डी में से निकाला आपने। गड्डी 10 साल तक संभाल के रखी थी। दिक्कत कहां आ गई? परचेजिंग पावर मनी की कम हो रही है। परचेजिंग पावर का मतलब समझे, पहले 500 रुपए में आप ज्यादा सामान खरीद सकते थे, अब उसकी पावर कम हो गई है कि नहीं? पहले भिखारी को 1 रुपए 2 रुपए दो खुश हो जाता था, अब भिखारी को 1 2 रुपए दो, वो आपको अपनी तरफ से देगा और बगल में बैठा लेगा, और बेटा, है कि नहीं? अब 1 रुपए चलना, वो नहीं छोटे वाले सिक्के, बीच में पता चला हमको सनी ने बताया सर अभी वाले नहीं चलते, उन्हें कब बंद हो गए चलना। तो वो बीच, वो छोटे वाले एक सिक्के 1 रुपए का कोई लेता नहीं है। वो देख महंगाई अब देख रहे हैं कहां पहुंच रही है। पहले तो हम लोगों ने, मैंने तो अपने समय में अठन्नी और चवन्नी भी खर्चा करी हुई है। उससे पहले 10 पैसे 20 पैसे भी चला करते, तो मम्मी लोगों ने खर्चा करे हुए हैं, वो भी एक डिब्बे मेरे पास रखे हुए हैं, है ना। अठन्नी आपने सुनी है? 50 पैसे। आप लोगों ने खर्चा नहीं करी होगी ना। हम भी ज्यादा पुराने नहीं है, लेकिन हमने खर्चा करी, चलती थी। 1 रुपए में 4 टॉफी भी आती थी, तो 50 पैसे लेके जाते, 2 टॉफी मिल जाती थी, या 1 टॉफी मिल जाती थी 50। तो लेकिन अब तो आप देख रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, परचेजिंग पावर बढ़ रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि सर आप 3,000 रुपए ज्यादा कमाते रहोगे अगले 5 साल में, तो एब्सोल्यूट वैल्यू तो आप ठीक कह रहे हो कि आप 15,000 का हमारा फायदा है, बट अगर परचेजिंग पावर के हिसाब से समझे, टाइम वैल्यू को कंसीडर करें, तो ये फायदा आज के टर्म्स में 15 नहीं होगा, आज के टर्म्स में ये फायदा केवल 8 9 10,000 11,000 का होगा। समझ पा रहे? मैं दूसरी तरीके से समझाता हूं। मान लो सपोज करो आज से 10 साल बाद जो 1 लाख की वैल्यू होगी, आज से 10 साल बाद जो 1 लाख की वैल्यू होगी, उतनी वैल्यू आज हो सकता है 10,000 की हो। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? आज जो चीज तुम 10,000 में खरीद सकते हो सकता है वही चीज तुम्हें 10 साल बाद खरीदने में 1 लाख रुपए लगे। वही मैंने बोला, आज से 10 साल बाद जितनी परचेजिंग पावर 1 लाख में होगी, उतनी परचेजिंग पावर आज 10,000 में। तो अगर आपको लग रहा है कि आप 15,000 कमाओगे, पर 15,000 तो एब्सोल्यूट वैल्यू है सर। आज की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है सर? आज की प्रेजेंट वैल्यू तो मैं, अगर हम इसको कंसीडर करते हैं, तो आज की प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से बैठेगा 12,000 13,000। एन्यूटी मेथड उसको कंसीडर करता है। एन्यूटी मेथड कहता है कि सर आप ऐसे मत चलो, आप सुपर प्रॉफिट निकाल दो। हमने कहा निकाल लिए 3,000, कह रहा आप इंटू 5 मत करो सर। हमने कहा फिर क्या करें? कह रहा सर हर साल के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालो, पीवीएफ निकालो। एन्यूटी चैप्टर पढ़ा है आप लोगों ने अभी तक? हाँ माने ना माने, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर वगैरह कुछ सुना है उसमें? अच्छा कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, हम समझा देते हैं आपको। कहता है साहब प्रेजेंट वैल्यू निकालो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर छोड़ते हैं अभी के लिए, प्रेजेंट वैल्यू निकालो। हमने कैसे निकाले? कह रहा सर उसमें कुछ मल्टीप्लाई करो तो प्रेजेंट वैल्यू आएगी। कैसे निकालते हैं एन्यूटी में? आमतौर पे तो आपको फिगर दी होगी और दिखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं एन्यूटी मेथड। द मेजर ड्रॉबैक ऑफ नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज मेथड इज दैट, फिर उसका एक मेन ड्रॉबैक क्या है? मैं बताओ, बुराई करो उसकी। इज दैट टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज नॉट कंसीडर्ड। वो तो कह रहा था 3,000 इंटू 5 कर दो, 15,000 निकाल दो गुडविल, या जो ऊपर 25,000 आया इंटू 3 कर दो, 75,000 निकाल दो। उसने टाइम वैल्यू कंसीडर नहीं करी। वो कह रहा है जो आज के 25,000 की वैल्यू है वही कल 25,000 है, वही परसों 25,000, जबकि ऐसा थोड़ी ना होता है सर। आप समझ पा रहे हैं ना? जो आज के, जैसे वो कह रहा था 3,000 की वैल्यू है, वही आज है, वही कल है, वही परसों है, वही 5 साल बाद है। बट ऐसा नहीं है सर, वैल्यू तो चेंज हो रही है सर ना। वो वैल्यू टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, वो कंसीडर नहीं हो रही। ऑल्दो it was expected that super profit would be earned in 5 future years,
कि ये तो आप सोच रहे हैं कि सी के ये सुपर प्रॉफिट हम अगले 5 साल तक कमाते रहेंगे, स्टिल तब भी 5 साल तक तो कमाते रहोगे, तब भी नो डीवैल्यूएशन वाज डन ऑन द वैल्यू ऑफ मनी। आपने ऊपर वाले मेथड में कोई डीवैल्यूएशन तो किया नहीं, वैल्यू को कम तो किया नहीं, टाइम को सोचते हुए फॉर द टाइम डिफरेंस। समझ रहे हो बात को? इनफैक्ट व्हेन मनी विल बी रिसीव्ड इन डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, अलग अलग समय पे अगर आपको पैसा मिल रहा है, इट वैल्यू शुड बी डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन दी रेट ऑफ इंटरेस्ट। मान लो सपोज करो आपको किसी से 1 लाख रुपए लेने हैं, आपको 1 लाख रुपए किसी से लेने हैं और उसने आपको 2 ऑप्शन दिए कि या तो आज 1 लाख ले लो या से 10 साल बाद 1 लाख ले लेना। कौन सा ऑप्शन लोगे? आज। क्यों? 10 साल बाद ले लेना। आज लेके क्या करोगे? आज लेकर के कहीं इन्वेस्ट कर देंगे सर, उस 1 लाख को बैंक में ही डाल देंगे, एफडी करा देंगे, बॉन्ड खरीद लेंगे, म्यूचुअल फंड खरीद लेंगे, शेयर खरीद लेंगे, कुछ तो कर देंगे ताकि उस पर ब्याज मिल जाए। तो आज की परचेसिंग पावर ज्यादा है ना, तो सेम तरीके से डिपेंडिंग अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफ 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कंसीडर्ड एप्रोप्रिएट, ये 15% एग्जांपल है, क्वेश्चन में तो हमें जो देगा वो करेंगे, देन डिस्काउंटेड वैल्यू, या जिसको आप प्रेजेंट वैल्यू के नाम से भी जानते हैं, लिख लो प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंटेड वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, तुम लोग ने मैथ्स में कंपाउंड इंटरेस्ट तो पढ़ा होगा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये ना कह देना वो भी स्कूल में तो पढ़ाई है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है? जब पूरा लिख देंगे तब बोलोगे, यही पढ़ा ना। कुछ लोग आर अपॉन 100 लिखते हैं, कुछ लोग अपॉन 100 नहीं लिखते हैं कि डीम है, बाद में कर देंगे, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। ये जो ए होता है ये क्या चीज होती है? अमाउंट। यही तो होती है तुम्हारी फ्यूचर वैल्यू। ये जो पी होता है ये आज की वैल्यू होती है प्रेजेंट वैल्यू। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आपको दूं कि लेट से आज हमने 100 रुपए इन्वेस्ट करे, प्रिंसिपल है 100 रुपए, टाइम आपको पहले कितना, 1 साल दे दूं, 2 साल दे देता हूं, चलो टाइम आपको एन लिख रहा हूं, कुछ लोग एन को टी लिखते हैं, आप लोगों ने एन पढ़ा है मैथ्स में कि टी पढ़ा है? एन पढ़ा है ना, ठीक है, एन या टी कुछ भी, तो वो 2 साल मान लेते हैं, और रेट कितना मान लें, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% लेट से। क्या अमाउंट निकाल पाओगे? मैथ्स थोड़ी टेस्ट कर लेते हैं आप लोगों की, ए निकाल के बताओ ना। फॉर्मूला आपके सामने हमने लिख ही दिया, कैलकुलेटर भी आपके पास है, सब कुछ आपके पास है ना। 121, वेरी गुड। कहां से आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बाकी लोग? 121, तो ये तो चलो आप लोग को आता ही है, फिर कोई टेंशन ही नहीं है। वन पॉइंट वन तो हमने क्या लिखा हो तो समझ में आ ही रहा होगा ना, 10/100 प्लस 1.1, 1.21 से आपने मल्टीप्लाई किया और आपका आ गया 121। ये जो 121 आता है ना, ये अमाउंट है और ये प्रिंसिपल है। मतलब अगर हम आज 100 रुपए जमा करें 2 साल के लिए 10% ब्याज पे, तो 2 साल बाद हमको 121 रुपए मिलेंगे। तो जो 2 साल बाद मिलेंगे ये होती है फ्यूचर वैल्यू। क्या होती है? और ये जो आज जमा करेंगे ये आज को क्या बोलेंगे? प्रेजेंट वैल्यू। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल यानी प्रेजेंट वैल्यू। तो अगर आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी होती तो आप ये फॉर्मूला लगा देते। अब मान लो सेम क्वेश्चन में मैं आपसे कहता हूं कि बेटा मैं आपको ना अमाउंट दे देता हूं, अमाउंट में दे देता हूं 121, सेम क्वेश्चन बना रहा हूं, अमाउंट दे दे रहा हूं 121, एन दे दे रहा हूं 2 साल और रेट वही 10%, और आपसे मैं प्रिंसिपल पूछ रहा हूं, तो आप बता लोगे ना, बिल्कुल सही, जाहिर सी बात है, कितना आएगा? 100 आएगा। यही फॉर्मूला लगाओगे और फॉर्मूले में करोगे क्या? जैसे ए जो था वो डिब्बे में दिख रहा है, ये ए जो था इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर होगा, एन था। तो अगर पी निकालना हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा? पी का अगर फॉर्मूला बनाए तो क्या हो जाएगा? ए अपॉन, ये चीज डिवाइड में चली जाएगी ना, क्या 1 प्लस आर की पावर 100 अपॉन एन। तो एक से अगर प्रिंसिपल निकालना हो तो अमाउंट हो जाएगा 121 अपॉन ये फिगर देखो मैंने यहां सॉल्व करी थी जानबूझ के, 1.21 से डिवाइड करोगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा तुम्हारा। इसमें हमने कोई बहुत बड़ी चीज नहीं करी है, तो कोई भी बच्चा कर सकता है, यहां तक कोई दिक्कत। ये जो प्रिंसिपल है ये होती है आज की प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आपने कुछ नहीं किया, आपने अमाउंट लिया, डिवाइड इसको इससे कर दिया, कर दिया। अच्छा, इसको ये जो 121 अपॉन 1.21 है, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? 121 इंटू 1 अपॉन 1.21, ये लिख सकता हूं? पक्का सेम ही चीज है ना।
क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं 121 इंटू जरा 1 डिवाइड बाई 1.21 करना 1 डिवाइड बाई 1.21 0.826 क्या ऐसे लिख सकता हूं 826 के आगे अगर आपको और चाहिए तो 4 समथिंग आता हुआ 4 6 आ रहा है तो 4 5 नहीं तो 3 डिजिट भी क्या ऐसे लिखा जा सकता है मतलब मैं जबरदस्ती लेंदी कर रहा हूं और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ही आएगा 100 ही आएगा 99 पॉइंट समथिंग आ जाएगा या 100 के लमसम आ जाएगा ना ये जो वैल्यू होती है सब लोग इधर प्लीज देखें ये जो वैल्यू होती है ये ही कहलाती है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर या फिर और डिस्काउंटिंग फैक्टर इसी वैल्यू को हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर या डिस्काउंटिंग फैक्टर तो कभी भी अगर हमें फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में तब्दील करना है चेंज करना है तो कुछ नहीं करना होता फ्यूचर वैल्यू को पीवीएफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और आमतौर पे आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर वो दे देता है कि सर दूसरे साल का 2 साल का है तो दूसरे साल का सर 15% या 10% माना था 10% पे सर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 0.82645 का आपको कुछ क्या करना होगा मल्टीप्लाई बट ये कॉन्सेप्ट यहीं से निकल करके ड्राइव हुआ समझ में आई बात तो कभी अगर फ्यूचर से प्रेजेंट पहुंचना होगा तो क्या करना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो आपको दे देगा हर साल का दे देगा तो जैसे अगर अपने ने 3000 वाला जो एग्जाम्पल किया कह रहा सर अगर इसको हमें प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से करना होता तो हम क्या करते हम 3000 के सुपर प्रॉफिट कमाते वो 3000 वाला समझ गए उससे ऊपर वाला जो सुपर प्रॉफिट वाला किया 5 साल तक कमाते तो हमने कुछ नहीं ईयर 1 2 3 4 5 हर साल 3-3 हजार कमाएंगे और हमने 3000 को इंटू 5 नहीं कर दिया जिसे ऊपर वाले तो 15,000 कर दिया बट इसमें ऐसा नहीं किया इसमें हर साल का 15% पे डिस्काउंटिंग फैक्टर बोल सकते हो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बोल सकते हो दोनों एक ही बात होती है उससे मल्टीप्लाई किया ये दिया होगा आपको 0.8696 ये दिया होगा इससे मल्टीप्लाई कर करके ये आ गया जैसे कैसे आया 2608 कैसे आया होगा बेटा 3000 इंटू 0.8696 ये 3000 इंटू ये 3000 इंटू ये 3000 इंटू ये 3000 इंटू ये दिया होगा ये टोटल किया तो ये हमारा गुडविल आई 100 ये गुडविल आई जैसे ऊपर वाले में कितनी आ रही थी 15,000 बट हमने जब प्रेजेंट वैल्यू पे कंसीडर किया टाइम फैक्टर को दिमाग में रखा तो मेरी गुडविल प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से एन्यूटी के हिसाब से आती है 10,056 रुपीज ओनली यहां तक समझ गए या फिर हम ये भी कर सकते थे देखते रहिएगा जादू या फिर हम ये भी कर सकते थे कि 3000 को अलग अलग बार बार मल्टीप्लाई ना करके डायरेक्टली 3000 को ये जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है इसके टोटल से एक बार मल्टीप्लाई कर देते तो भी आंसर आ जाता सर क्या बोल रहे हैं कुछ नहीं बेटा हम ये बोल रहे हैं कि डिस्काउंटिंग फैक्टर का जो टोटल होता है ये 3.3522 एक बार 3000 इससे मल्टीप्लाई कर देते तो एक ही बार में आंसर आ जाता चेक करो एक बार आ जाता ना तो या तो अलग अलग मल्टीप्लाई करके जोड़ लो या फिर एक ही बार मल्टीप्लाई लेकिन तभी करेंगे जब हर साल के सुपर प्रॉफिट सेम होंगे सेम ही होते हैं वैसे तो एक कांस्टेंट हर साल 3,000 था इसलिए एक बार मल्टीप्लाई हो गया तो आपको ये 15% की फिगर एग्जाम में दी होगी कितनी है कहो तो बता भी दूं कैसे निकलती है ये 15% की फिगर कैसे आती है ये जो फिगर्स है ना इसकी टेबल होती है ये एग्जाम में 90% 99% चांसेस दिया होता है नहीं दिया होगा तो आप कैसे करोगे बता दूं 1% चांस ले लें कुछ नहीं करना होता जैसे 15% है तो 15% का मतलब होता है 15/100 यानी ऐसे लिख रहा हूं पूरा लिख के बताता हूं इधर आओ कैलकुलेटर ले लेना अपने हाथ में 15% को हम लिख सकते हैं 15/100 दैट इज 0.15 जो भी ये आता है बस इसमें हमेशा 1 प्लस होता है 0.1 नहीं क्या प्लस होता है 1 कितना बना 1.15 उसके बाद हम कैलकुलेटर उठाते हैं कैलकुलेटर में लिखते हैं 1 ऊपर हमेशा 1 डिवाइड बाई 1.15 और इज इक्वल टू का साइन दबाते हैं दबाओ जरा 1 डिवाइड बाई 1.15 इज इक्वल टू पहले साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर आ गया है 0.86956 अगर 3 डिजिट तक ले रहे हैं तो 0.870 आया देखें एक बार देखें पहले साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर मिला लें एक बार ये आ गया 0.8696
कैलकुलेटर में कुछ नहीं करो, फिर से इज इक्वल टू दबा दो तो दूसरे साल का आ जाएगा। आ गया, देखा जादू। फिर तीसरे साल का लिए फिर से इज इक्वल टू दबा दो। तो अब आप डिस्काउंटिंग फैक्टर पे डिपेंडेंट नहीं रहे, दे तो अच्छा ना दे तो अच्छा, ना दे तो ज्यादा अच्छा, आप ही का सही होगा, बाकी लोग नहीं करेंगे कि नहीं। और अगर आप सबका वाला चाहते तो दे दे। क्लियर, ये फायदा होता है। आ रहा है ना, इज इक्वल टू कर करके क्या किया, 1 डिवाइड बाई, ये नोट करना है क्या तुमको, नोट कर लो, नोट कर लो। किसी भी परसेंटेज पे होगा करना यही है, किसी परसेंटेज पे होगा करना ऐसे ही है आपने, कि जितना परसेंट है उसमें फिर 1 प्लस कर देना। मतलब जैसे अगर सर 10% पे होता, आप पहले नोट करो, पहले 99% चांस होते हैं कि डिस्काउंटिंग फैक्टर दे देता है, कभी अगर ना दे तो फिर आप ये लगा सकते हैं। मैं आपको देखो हर तरीके से मजबूत करके भेजता हूं कि वहां पे आपको किसी भी तरीके की परेशानी ना झेलनी पड़े। ठीक है, जैसे अगर 10% पे निकालना होता तो क्या करते हैं, 10% मतलब 10/100 यानी 0.1, 0.1 में 1 प्लस करते तो 1.1, फिर 1 डिवाइड बाई 1.1 इज इक्वल टू 0.909, फिर इज इक्वल टू 0.826, फिर इज इक्वल टू 0.751, फिर इज इक्वल टू 0.683, फिर 0.626। अब चेक करते जाओ, ये 10% पे आता है। ये डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालने के तरीके होते हैं। और एक चीज समझा देता हूं आपको, जैसे 5 साल का आपको करना था 15% पे, तो आप अलग अलग भी मल्टीप्लाई कर सकते थे और टोटल से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। टोटल कितना है, 3.3522। तो अगर आपको टोटल निकालना होता तो आप क्या करते, 5 साल का पहले लिखते फिर टोटल करते। कैलकुलेटर में एक ही बार में हो जाता है। आपके कैलकुलेटर में जीटी है क्या, है तो लिखो कैलकुलेटर में 1 डिवाइड बाई 1.15 इज इक्वल टू, दबाओ 5 बार, गिन के दबाना, 5 साल का क्योंकि चाहिए, और फिर जीटी दबा दो 3.3522। ये आज आ गया होगा यार, लमसम इसके बराबर का आ गया होगा। ये आ गया 5 साल का आपका एन्यूटी फैक्टर, इसको बोलते हैं एन्यूटी फैक्टर, क्यूमुलेटिव फैक्टर, क्यूमुलेट कर दिया, एन्यूट कर दिया, टोटल कर दिया, उसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो 99% ये वैल्यू दी होगी, नहीं दी होगी तो आप निकाल लेंगे। ओके जी ओके। अब और क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सो अंडर द एन्यूटी मेथड डिस्कस डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ टोटल सुपर प्रॉफिट बिकम्स 10,056 and not 15,000 as was done under super profit. The word annuity is used to mean identical annual amount of super profit. So for discounting it is possible to refer annuity table। यार आप annuity table रेफर कर लेना, बट हमें बच्चों को जरूरत नहीं बची, हमने बच्चों को समझा दिया कैसे होता है। ठीक है, आओ इधर आओ। कैलकुलेट द गुडविल बाय एन्युटी मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग फैक्ट्स। तो पहले तो सुपर प्रॉफिट एज यूजुअल मैनर में निकलेगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। बस उसके बाद सुपर प्रॉफिट को हम जो मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्टली नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या क्या है सर, एनुअल मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 65,000। ये क्या चीज दी हुई है, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है खुद ही। कैपिटल एम्प्लॉयड है 4 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12%, यानी आम इंसान कमाता 4 लाख लगा के तो 12% यानी 48,000 कमाता, आपने 65 कमाया है, आपने 17,000 ज्यादा कमाया ना, 65 माइनस 48, 17,000 आपके सुपर प्रॉफिट है। और ये देखो दे रहा है इंस्टीट्यूट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी ऑफ ₹1 फॉर 5 ईयर एट 12% इंटरेस्ट इज 3.604776। अगर ये दे दे तो अपना कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, बस 17,000 को इससे मल्टीप्लाई कर दो 3.604776 से, आपकी गुडविल आ जाएगी। आ गई, कितना बता रहे, 61,281। पॉइंट को इग्नोर कर देना, ये आ गई अप्रॉक्स, आ गई, क्लियर। और अगर ये ना भी दिया होता तो आप ये 12% पे निकाल लेते 5 साल का। कैसे, 1 डिवाइड बाई 1.12 हो जाता, 12% मतलब 12/100 यानी 0.12 प्लस 1 1.12, 1 डिवाइड बाई 1.12 5 बार इज इक्वल टू जीटी, खत्म। 1 डिवाइड बाई 1.12 है, कैलकुलेटर है आपके पास तो करो ना, 1 डिवाइड बाई 1.12 5 बार इक्वल्स टू, फिर जीटी
और जिनके कैलकुलेटर में जीटी नहीं है नया मत खरीदना, चल जाएगा, दिया होगा एग्जाम में, नहीं तो 5 बार लिख के टोटल कर लेना, परेशान मत होना, खर्चा ना कराना है। आ गया, ठीक है सर। तीसरा तरीका सुपर प्रॉफिट का, सुपर प्रॉफिट का तीसरा, दो कौन से पढ़े? सुपर प्रॉफिट के अंदर दो पढ़ चुके हैं अभी तक। एक सुपर प्रॉफिट का नंबर ऑफ ईयर परचेज पढ़ चुके हैं, एक सुपर प्रॉफिट का एन्यूटी, एक सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन का तरीका पढ़ने जा रहे हैं। यानी सबसे पहले मैंने आपको पढ़ा है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, उससे सुपर प्रॉफिट का कोई लेना देना नहीं था। फिर सुपर प्रॉफिट के दो तरीके पढ़ा दिए, सुपर प्रॉफिट का तीसरा, टोटल चौथा, सुपर प्रॉफिट का तीसरा। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट ये कहता है कि सर कुछ ना करो, आप सुपर प्रॉफिट ले लो, ले लेंगे। कह सर उसको एनआरआर से डिवाइड कर दो, आपकी गुडविल आ जाएगी। हमने सर नंबर ऑफ ईयर परचेज वगैरह छोड़ो ना सर, डिवाइड कर दो इसको एनआरआर से, तो आपकी गुडविल आ जाएगी। ये है कैपिटलाइजेशन ऑफ, हाँ ये कभी आप पढ़ने जा रहे हैं कैपिटलाइजेशन बेसिस, वो अलग है। ये है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये अलग है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, लिखा है आपके सामने, सुपर प्रॉफिट 17,000 आए, डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% दिया था, क्वेश्चन में दिया होगा, यहाँ पे ये 12 था, तो डिवाइड बाई 12%, चेक कर लो एक बार, यही होता है 17,000 डिवाइड बाई 12, इसलिए चेक करा रहा हूँ क्योंकि नहीं तो तुम परसेंट का साइन ही नहीं लगाओगे, पर चेक करो आ रही है वैल्यू, डिवाइड बाई 12% या डिवाइड बाई 12 इंटू 100, कुछ भी एक चीज, डिवाइड बाई 12% या डिवाइड बाई 12 इंटू 100, 141,667। मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही करते हैं। अब आपका होमवर्क ये है, आप आगे ना छांट छांट करके जो गुडविल के तरीके आपको पढ़ा दिए उनके क्वेश्चंस करके आना, कर पाओगे अपने आप ढूंढ ढूंढ के, कैपिटलाइजेशन बेसिस बच रहा है, बस बाकी के करके जो जो बता दिए उनके क्वेश्चन करके आइएगा, ठीक है, ताकि आपको जो ना आएंगे वो भी अगली क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, जो आ जाएंगे वो भी देख लेंगे क्या हुआ। थैंक यू। कोई डाउट तो नहीं किसी का? नहीं, चलो ठीक है, ओके बाय।